हेलो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आज के लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे, स्पेशली फॉर आईआईटी जेईई एडवांस्ड, दैट इज कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। टाइट्रेशन के से आप लोग फैमिलियर हैं, पहले भी हम टाइट्रेशन पे बात कर चुके हैं, एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस के बारे में सीख चुके हैं, है ना। रेडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, आप जानते हैं। टाइट्रेशन एक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस मेथड है जिससे हम एक सॉल्यूशन जिसकी स्ट्रेंथ नोन है उसकी हेल्प से एक दूसरे सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ का पता लगाते हैं, उसके बारे में काफी सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडीइंग कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, दिस वुड बी द वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का जो बेसिक एप्लीकेशन है, दो चार बातें मैं इसके बारे में बताता हूं आपको। एक कि आपने जब एसिड बेस्ड टाइट्रेशन पढ़ा था तो आपको बताया गया है कि वीक एसिड और वीक बेस अगर दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट मान लीजिए वीक ले लिए जाएं तो कोई भी इंडिकेटर काम नहीं करता है, क्योंकि शार्प चेंज नहीं आता है एंड पॉइंट पे पीएच में, ठीक है ना। तो इस टाइट्रेशन की हेल्प से आप आसानी से वीक एसिड और वीक बेस के टाइट्रेशन को भी कंडक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, जब आप इंडिकेटर की हेल्प से एंड पॉइंट ट्रेस करने की कोशिश करते हैं तो आपको एंड पॉइंट के आसपास या हमेशा ही, पता नहीं ना कब एंड पॉइंट आ जाएगा, हमेशा बहुत केयर लेनी पड़ती है ना, कि बिल्कुल शार्प चेंज आना चाहिए। जैसे फिनोक्लिन इंडिकेटर यूज करते हैं, मान लो जैसे लाइट पिंक आया दैट्स इट, ऐसा नहीं कि हम बहुत तेजी से ऐड करते हुए चले जा रहे हैं और डार्क पिंक हो गया कलर, है ना। तो यहाँ फायदा क्या है कि आपको कोई स्पेशल केयर लेने की जरूरत नहीं है, आपको प्रोसीजर करते जाना है, ग्राफ बनाते जाना है, अपने आप ग्राफ पे आपको समझ में आ जाएगा एंड पॉइंट कहाँ आया हुआ है। तीसरी बात, मान लीजिए कि आप किसी कलर्ड सॉल्यूशन का टाइट्रेशन कर रहे हैं और उस सॉल्यूशन का कलर वही है जो एंड पॉइंट पे आपका इंडिकेटर भी वैसा ही कलर देता है, या कोई दूसरा भी कलर है और इंडिकेटर ने कलर चेंज किया और मान लीजिए वो अर्लियर कलर और इंडिकेटर ने कलर चेंज किया, वो मिक्स होकर कुछ थर्ड कलर बन गया, तो आप एंड पॉइंट को ट्रेस नहीं कर पाओगे। लेकिन इस टेक्निक में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, जैसे सिंपल टाइट्रेशन प्रोसीजर है उसी तरीके से इसमें आपको क्या करना है। जैसे मान लीजिए ये ब्यूरेट है, टाइट्रेशन का प्रोसीजर मैं शॉर्ट में बता दूं, आप सबको वैसे मालूम है। ये सपोज ब्यूरेट है, ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ 0 से 50 तक की स्केल बनी हुई है सपोज, ओके। एंड देन इसे आप दिस इज स्टैंड क्लैंप की हेल्प से, पेपर में आजकल ये भी पूछ लिया जा रहा है बेटा टाइट्रेशन में क्या यूज नहीं होता है, तो ऑप्शंस में ब्यूरेट, पिपेट, क्लैंप, ये सब तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एग्जामिनर आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज को भी टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा तो नहीं खाली बस हो गया बस, ठीक है ना। तो ये क्लैंप से हमने इसको होल्ड कर दिया। इसके बाद नीचे बीकर या कॉनिकल फ्लास्क आप यूज कर सकते हो, बीकर, और इसमें आप जिसको टाइट्रेशन करना है, इसमें कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। यहाँ आप एक सॉल्यूशन फिल कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आप टाइट्रेशन कर रहे हो सपोज HCl वर्सेस NaOH, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन कर रहे हो, या दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कर रहे हो, तो सपोज यहाँ पे आपने HCl फिल किया हुआ है और यहाँ आपने NaOH ले लिया है, ठीक है। तो अगर एसिड बेस टाइट्रेशन कराओगे तो यहाँ इंडिकेटर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इंडिकेटर मान लीजिए आपने यहाँ पे फिनोफ्थलीन ऐड किया हुआ है सपोज, तो पिंक होगा बिल्कुल, और तब तक HCl से ड्रॉप ड्रॉप डालते रहेंगे, जब पूरा NaOH न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो पिंक से कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बस यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ ये जो बीकर है उसकी जगह हम आपका कंडक्टिविटी सेल लेंगे, है ना, ये और यहाँ पे ये मान लीजिए हमने इसको कंडक्टिविटी मीटर या पोटेंशियोमीटर, जिससे भी कंडक्टेंस रीड कर सकें। अब जैसे NaOH है या नीचे HCl है, दिस इज ऑल अप टू यू कि आप क्या ले रहे हो। सपोज मैंने यहाँ HCl ले लिया है नीचे, ठीक है, ये आपके ऊपर है, एग्जामिनर सेट करके देगा, और यहाँ से हम NaOH ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही HCl लोगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी आयंस नोन हैं उसमें सबसे तेज आयनिक मोबिलिटी या आप लैम्डा एन नॉट या लैम्डा EQ नॉट H प्लस का होता है अमंग ऑल द आयंस अराउंड 349.5। मैं अभी आपको कुछ आयंस का लैम्डा एम नॉट नोट करवा दूंगा।
तो फॉर जस्ट सेक ऑफ कंपैरिजन, लेकिन ये पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो आयंस में H प्लस की है। अब आयंस में है तो ऑफकोर्स केटायंस में तो होगी, और एनायन में सबसे तेज चलता है OH माइनस, मतलब वाटर के आयंस को कितना प्रिविलेज मिला हुआ है देखो। तो जैसे ही आप, जैसे यहाँ पे HCl लिया, अभी नोट नहीं करना है, बस समझ लीजिए अच्छे से। HCl लोगे और मैं यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ, मान लीजिए कंडक्टेंस एंड वॉल्यूम ऑफ NaOH, NaOH का वॉल्यूम आप ऐड कर रहे हो और NaOH का वॉल्यूम और कंडक्टेंस के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे अगर, या कंडक्टिविटी के बीच में, ठीक है ना, कंडक्टिविटी के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करें तो सबसे ज्यादा लैम्डा एम किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। तो सबसे स्टार्ट में ही जैसे ही HCl में या आपने कंडक्टिविटी मीटर लगाया तो स्टार्ट में ही आपको कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा दिखाएगा, मान लीजिए यहाँ पे दिखा रहा है। अब जैसे ही NaOH ऐड करोगे रिएक्शन क्या होगी, HCl के अंदर आपने NaOH ऐड किया तो क्या बनेगा, NaCl और H2। आप देख रहे हो कि आपके जो दो सबसे खतरनाक कंडक्टिविटी वाले आयंस हैं उनको आप वाटर में बदल रहे हो, और वाटर इज अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिसोसिएट ही नहीं होता। 25 डिग्री सेल्सियस पे इतना डिसोसिएट होता है कि केवल 10⁻⁻7 मोलर HN और 10⁻⁻7 मोलर OH, मतलब गुड फॉर नथिंग। इट मीन्स during this titration we are just killing our fighters as far as conductivity is concerned। तो क्या होगा, आप हाईएस्ट कंडक्टिविटी वाले आयन में एक सेकंड हाईएस्ट कंडक्टिविटी आयन, इसके साथ Na प्लस भी है, उसकी भी कुछ कंडक्टिविटी होगी। Na और Cl को तो कोई सोचता ही नहीं है इनके आगे, इनकी वैल्यू इतनी ज्यादा होती है, समझ रहे हो। तो लगभग सोडियम से तो 10 टाइम के भी ऊपर होगा H प्लस आयन की कंडक्टिविटी, है ना। आई मैं नोट करा दूंगा आपको। तो जैसे जैसे ड्रॉप करके नीचे आएगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन शुरू होगा और आपका HN और OH दोनों वाटर में बदल रहे हैं, तो धीरे धीरे कंडक्टिविटी कम होने लगेगी, ठीक है। ऐसे आप वॉल्यूम ऐड करते जाइए और पॉइंट बनाते जाइए। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका पूरा HN न्यूट्रलाइज हो गया, पूरा HCl न्यूट्रलाइज हो गया। अब और NaOH अगर आपने मिलाया तो अभी आप Na और Cl की चिंता मत कीजिए, मैं कह रहा हूं ना, जो सबसे ज्यादा आयन वाले उनकी चिंता करो। तो जब पूरा HCl न्यूट्रलाइज हो जाएगा फिर NaOH डालोगे तो डोमिनेटिंग आयन कौन है, OH आयन, उसकी वजह से कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी बढ़ने लगेगी। तो ऐसा ग्राफ आता है, इसका पेपर में ग्राफ पूछ लिए जाते हैं, ऐसा ग्राफ आता है। और ये जहां से ग्राफ टर्न हुआ है दिस इज कॉल्ड एंड पॉइंट। तो ना तो कोई इंडिकेटर चाहिए, ना आपको कोई स्पेशल अटेंशन चाहिए, आप तो वॉल्यूम ऐड करते जाइए, ब्यूरेट से देखते जाइए और यहाँ ग्राफ पे पॉइंट बनाते जाइए। जहां पे भी ये टर्न लेगा वो आपका क्या हुआ, बोलिए, वो हो गया एंड पॉइंट। ये डिक्रीज क्यों हो रहा है, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन ऑफ हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी आयन दैट इज H आयन। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि आपका H आयन OH आयन से मिलकर क्या बना रहा है, H2। और यहाँ बढ़ने क्यों लगा, इंक्रीज क्यों हो रहा है, ड्यू टू, ये पूछ लेते हैं कई बार, OH आयन, एक्सेस OH आयन मिला रहे हो, उस वजह से कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये हमने टाइट्रेशन नंबर 1 देख लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। थोड़ा सा पहले नोट कर लीजिए कि ये क्या होता है, उसके बाद मैं स्टेप वाइज आपको सभी टाइट्रेशंस एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए जरा कंडक्टिविटी कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में देखिए, these titrations can be used to find out, these titrations can be used to find out the end point of those titrations, that cannot be done by ordinary volumetric methods, with the help of indicator, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखिए, फॉर कलर्ड सॉल्यूशंस आल्सो दिस मेथड कैन बी यूज्ड, थर्ड पॉइंट, दिस मेथड कैन आल्सो बी यूज्ड इन केस ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस। ये एडवांटेज है इस टाइट्रेशन के। दिस मेथड कैन आल्सो बी यूज्ड इन केस ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस एंड आल्सो फॉर weak acids and base where no indicator is suitable by ordinary
ordinary acid base titration using indicators. Next point, no special case is necessary या no special care is necessary near the end point as it is determined graphically. No special care is needed at the end near the end point as it is determined graphically. ठीक है, as it is determined graphically. तो अब ये पॉइंट्स मैंने एडवांटेज बता दीजिए. अब आप लिखिए केस वन में देखो स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन. केस वन में हम लोग कौन सा टाइट्रेशन देखेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस. नोट करिए जरा जल्दी से, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में आप ये असेंबली का डायग्राम और ग्राफ बना लीजिए. आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपका जो कंडक्टेंस है वो पहले डिक्रीज क्यों हुआ और एंड पॉइंट के बाद बढ़ क्यों गया, ये आपको आना चाहिए. ठीक है, फटाफट नोट करें प्लीज. इसके बाद सेकंड केस ले लेते हैं, केस टू. अब मान लो हमने एसिड वीक ले लिया, वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक, कोई भी केस आपसे पूछा जा सकता है, वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस. देखिए फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड वर्सेस NaOH. तो रिएक्शन कैसे होगी? एसिटिक एसिड में जब NaOH ऐड करोगे तो सोडियम एसिटेट ACONA प्लस H2, ये रिएक्शन होती है. अब प्रॉब्लम क्या है एसिटिक एसिड के साथ? जैसे यहाँ पे HCl जो था वो स्ट्रॉन्ग एसिड था, तो स्ट्रॉन्ग एसिड कैसा? हर डाइल्यूशन पे कंप्लीट डिसोसिएट, तो जबरदस्त एचआयन फर्निश करेगा और जो एचआयन कंसंट्रेशन आएगा तो एचआयन की आयनिक मोबिलिटी सबसे फास्ट होती है. ठीक है, आयनिक मोबिलिटी ज्यादा है, लैम्डा आयन ज्यादा है, तो हाईएस्ट वैल्यू मिली. हालांकि एसिटिक एसिड के पास भी ये फैसिलिटी है, उसके पास भी एचआयन है, बट ट्रबल क्या है कि एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है. तो बेटा जब ये डिसोसिएट ही नहीं होगा तो एचआयन मिले फ्री नहीं होगा, और जब एचआयन फ्री नहीं होगा तो कैसा कंडक्टेंस? तो देखिए इसका ग्राफ कैसा आता है. कंडक्टिविटी वर्सेस वॉल्यूम ऑफ क्या मिला रहे हो आप? NaOH. शुरू में कंडक्टेंस जैसे HCl में यहां से शुरू हुआ था तो ये लगभग काफी नीचे आएगी कंडक्टिविटी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब एसिटिक एसिड फिल करोगे तो डिसोसिएट ही नहीं हो रहा. जब तक एचआयन फ्री नहीं मिलेगा तब तक कंडक्टिविटी नहीं मिलेगी. ठीक है, अब यहाँ हो क्या रहा है, जैसे जैसे NaOH डाल रहे हो तो जो भी थोड़ा बहुत एचआयन है उसे भी न्यूट्रलाइज किया जा रहा है. ठीक है, और बन क्या रहा है? ये सॉल्ट. अब ये सॉल्ट डिसोसिएट होके क्या बना सकता है? एसीटेट आयन और सोडियम आयन, जिनकी आयनिक मोबिलिटी काफी कम रहती है, कंडक्टिविटी कम रहती है. H2O तो फिर डिसोसिएट ही नहीं होता. तो शुरू में ये कंडक्टेंस आपको ऑलमोस्ट कांस्टेंट नजर आएगा, थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ दिख सकता है, थोड़ा बहुत स्लाइट, बट ऑलमोस्ट कांस्टेंट. क्यों? क्योंकि जो आयन न्यूट्रलाइज हो रहे हैं वही यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं. ये H और OH तो चला ही गया, एंड पॉइंट के बाद ये सडनली जंप दिखाएगा. क्यों जंप दिखा रहा है बताओ? इसलिए क्योंकि अब NaOH ऐड होगा. जब ये पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा उसके बाद जब NaOH ऐड करोगे तो OH आयन की कंडक्टेंस सबसे ज्यादा है, सेकंड सबसे हाईएस्ट है, इसलिए एकदम बढ़ने लगा. ये क्यों कांस्टेंट बना हुआ है? पहली बात, कम से क्यों शुरू हुआ, वहां ज्यादा से, क्योंकि ये वीक एसिड है. अब जो भी थोड़ा एचआयन था वो भी न्यूट्रलाइज हो गया, खत्म. एसीटेट आयन यहां से और सोडियम आयन यहां से पहले भी थे सॉल्यूशन में, और रिएक्शन के बाद भी सॉल्ट बन रहा है, एंड दीस सॉल्ट्स आर ऑलमोस्ट सॉल्युबल इन वाटर, तो वहां जाके भी वही आयन. तो ये जो आयन थोड़ा था जिसकी वजह से इतना कंडक्टेंस आया, उसे तो OH ने आके वाटर में बदल दिया, तो उसका काम तमाम. अब डिक्रीज क्यों नहीं हो रहा है एक्चुअली? क्योंकि ये पहले कम था. पहले यहाँ क्या हो रहा था, H आयन बहुत ज्यादा थे, OH आयन आ रहा था, न्यूट्रलाइज हो रहा था, बहुत तेजी से घटना शुरू हुआ, बाद में बढ़ गया. यहाँ क्या प्रॉब्लम है? वैसा सीन नहीं है कि बहुत सारा H आयन था और H आयन कम होता जा रहा है. पहले ही H आयन कम था, न्यूट्रलाइज हो रहा है, लेकिन कम था, न्यूट्रलाइज हो रहा है. जो आयन उसके अलावा हैं, है ना, यहाँ पे हीरो H आयन और OH आयन ही थे, लेकिन यहाँ H आयन पहले ही बहुत कम है और जो भी बना वो भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया.
तो डिक्रीज इसलिए नहीं आया क्योंकि ये जो आयन्स हैं एसीटेट आयन और सोडियम आयन का जो कंडक्टेंस जो सपोर्ट आ रहा है वो सपोर्ट बाद में भी है, तो उस वजह से वो आपका ऑलमोस्ट कांस्टेंट बना रहता है। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी कोई वीक पोर्शन वीक इलेक्ट्रोलाइट यूज करोगे उस पोर्शन पे आपका जो कंडक्टिविटी है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगी, नोट कर लीजिए। और जो इंक्रीज आया है वहां लिख लो ड्यू टू OH नेगेटिव आयन, है ना, ड्यू टू OH नेगेटिव आयन। ये जो स्लाइटली बढ़ता है ना, स्लाइट इंक्रीज ड्यू टू ये सोडियम एसिटेट, अदरवाइज तो सब न्यूट्रलाइज ही होते जा रहे हैं, है ना, क्योंकि यहां फिर भी एसिटेट आयन थोड़ा कम है, क्यों, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो कम डिसोसिएट हो रहा है, तो डिसोसिएट ही नहीं होगा तो कहां से एसिटेट आयन बना, ऊपर से आप ड्रॉप करके NaOH मिला रहे हो, यानी इसका अमाउंट भी कम मिला रहे हो, समझ रहे हो। चलो अब केस 3 ले लेते हैं। केस 3 में स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। अब फिर ये इंटरेस्टिंग हो गया, देखिए कैसे। स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl ले लो और वीक बेस में आप NH4OH, इसको रिएक्शन कराओगे सॉल्ट बनेगा NH4Cl प्लस क्या आएगा बेटा H2। अब यहाँ फिर वही स्टोरी, क्या कि ये आपका कंडक्टिविटी और वॉल्यूम ऑफ NH4OH, आप वीक इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो तो शुरू में तो कंडक्टेंस बहुत ज्यादा होगा, जैसे जैसे ड्रॉप करके NH4OH डालोगे आपका H आयन बहुत है सॉल्यूशन में, HCl लेने का मतलब बहुत H आयन है, एकदम कंडक्टेंस ऊपर होता है। जैसे ही OH मिला H आयन न्यूट्रलाइज होता है, न्यूट्रलाइज होते ही कंडक्टेंस कम होने लगता है। यहाँ क्या हुआ, था ही बहुत कम, पहले ही कम था, जो बना वो भी थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइज हुआ, बाकी ये जो हीरो लोगों ने संभाल लिया। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ पहले डिक्रीज होगा, न्यूट्रलाइज होगा आराम से जब पूरा H आयन न्यूट्रलाइज, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, माइंड इट, दिस विल अंडरगो ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोसिएशन। तो बहुत सारे H आयन हैं, ऊपर से मिलाते जाओ NH4OH, जब तक कि पूरे H आयन को न्यूट्रलाइज नहीं करोगे वो बढ़ने नहीं देगा। क्यों, क्योंकि H आयन का जो कंडक्टिविटी है वो मैक्सिमम अमंग ऑल द आयन्स है, समझ रहे हो। अब यहाँ के बाद क्या होगा, ये स्टोरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ के बाद ऑलमोस्ट कांस्टेंट, थोड़ा बढ़ता है ड्यू टू NH4Cl। क्यों कांस्टेंट, क्योंकि H आयन खत्म, सेवा समाप्त। अब NH4OH जो मिला रहे हो वो खुद एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये कैसा है, वीक एसिड है। तो अभी तक आप देख रहे थे कि एंड पॉइंट के बाद शार्प इंक्रीज आ रहा था, क्यों, OH आयन, क्यों, क्योंकि जो आप बेस मिला रहे थे वो स्ट्रॉन्ग बेस था, तो एक ड्रॉप भी आता था तो बहुत सारा OH आयन फर्निश करता था, और सेकंड हाईएस्ट कंडक्टिविटी OH आयन की है, तो इसलिए बढ़ जाता था। यहाँ क्या हुआ, जो इलेक्ट्रोलाइट आप मिला रहे हो वो वीक है, तो आया पार्शियल डिसोसिएट हुआ, थोड़ा बहुत OH आयन बनाया, और वो जो थोड़ा बहुत OH आयन है उससे जो थोड़ा बहुत स्लाइड बढ़े तो बढ़े, अदरवाइज वो भी जो कंपाउंड है वो NH4Cl में कन्वर्ट होता जा रहा है, ठीक है कि नहीं। तो मिली OH बहुत कम रहा है, तो थोड़ा बढ़ता है लेकिन बहुत स्लाइड होता है। तो आप देखोगे जो पोर्शन वीक इलेक्ट्रोलाइट वाला लिया वहीं पे जो ग्राफ है ना वो आपका ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है, थोड़ा बढ़ता है बट रफली कांस्टेंट, ठीक है, आया समझ। तो केस 3 हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस, क्लियर हुआ बेटा। अब हम देखेंगे केस नंबर 4। अब आपको एक स्पेशल केस बताता हूं, मजा आ जाएगा आपको। देखिए केस 4, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब एक मिक्सचर लिया हुआ है, केस नंबर 4 है, एक मिक्सचर लिया हुआ है जिसमें HCl और एसिटिक एसिड दोनों लिया है हमने, HCl और एसिटिक एसिड दोनों यहाँ पे भर दिया, ठीक है, और इसका टाइट्रेशन करा रहे हैं हम लोग, ऊपर ब्यूरेट से NaOH डाल रहे हैं। तो अब ये देखो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये पूरी तरह से डिसोसिएट होगा, ये वीक एसिड है पार्शियल डिसोसिएशन होगा, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है ये भी नीचे आएगा तो पूरी तरह से डिसोसिएट होगा। तो शुरू में आप देखोगे इसकी तरफ तो कोई देखेगा भी नहीं, क्योंकि जो भी H आयन आ रहा होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड से ही आ रहा होगा। तो इसका जो ग्राफ है कैसा होगा, कंडक्टिविटी वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH, ठीक है, कैसा ग्राफ आएगा। शुरू में तो बहुत ज्यादा होगा क्योंकि H आयन बहुत हैं,
धीरे 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 ये एंड पॉइंट आ जाएगा। अब बताओ इसके बाद क्या होगा। इसके बाद जब HCl पूरी तरह न्यूट्रलाइज हो जाएगा NaOH से, जब HCl से मिलने वाला H आयन पूरी तरह से NaOH जब न्यूट्रलाइज कर देगा, तब नंबर आएगा एसिटिक एसिड का। तो जब एसिटिक एसिड से टाइट्रेशन शुरू होगा तो स्लाइट इंक्रीज होता है, आपको बताया था मैंने। ये रहा वाला ग्राफ, सॉरी इरेज हो गया, ठीक है। और यहां आया ये सेकेंड एंड पॉइंट, इसमें अब एसिटिक एसिड भी अब इसके बाद बढ़ जाएगा क्योंकि NaOH डाल रहे हो। तो ये डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका H आयन फ्रॉम HCl न्यूट्रलाइज हो रहा है OH आयन से टू गिव H2। ये H आयन कहां से आया? ये H आयन है आपका फ्रॉम HCl। इस पॉइंट पे आपका HCl का H आयन पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो गया। अब यहां से क्या शुरू हुआ? एसिटिक एसिड जो है, एसिटिक एसिड वो अब आपके NaOH से रिएक्ट करेगी। अनफॉर्चुनेटली वीक है, इसलिए ये बनाएगा ACONA प्लस H2O। तो यहाँ जो स्लाइट इंक्रीज आता है वो इस सॉल्ट की वजह से आता है। और फिर यहाँ से जो इंक्रीज आ रहा है, इंक्रीज ये क्यों है? ड्यू टू जो आप NaOH मिला रहे हो उसका OH आयन। तो NaOH एक स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जब ये पूरे आयन खत्म हो जाएंगे, H आयन चाहे HCl चाहे एसिटिक एसिड से, अगला OH आयन आते ही उसका डोमिनेंस हो जाएगा, एकदम बढ़ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करें बेटा। और उसके बाद मतलब आप समझ गए होंगे कि इस टाइट्रेशन के ग्राफ कैसे आते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के ग्राफ जो हैं वो क्यों मिल रहे हैं। ठीक है, अब एक जो मतलब आपको बस ये देखना है कि अगर कोई पार्टनर वीक हुआ तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ग्राफ आता है, स्लाइट इंक्रीज वाला ग्राफ। ठीक है, अब एक लिख लो प्रेसिपिटेशन, यही आ गया था IIT में, ये आ गया था कुछ साल पहले। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन इसी कैटेगरी में, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन ये JEE एडवांस में रिफ्लेक्ट हो चुका है रिसेंटली। मान लो AgNO3 वर्सेस सिल्वर नाइट्रेट वर्सेस KCl ग्राफ। अब देखो इसका ग्राफ कैसा आएगा। ठीक है ना, AgNO3 वर्सेस KCl। तो कंडक्टिविटी और वॉल्यूम ऑफ KCl बड़ा इंटरेस्टिंग है। रिएक्शन कैसे होगी बताओ? AgNO3 रिएक्ट करेगा KCl से और बनाएगा क्या? AgCl का प्रेसिपिटेट आता जाएगा। इसकी रिएक्शन में लिखता हूँ आपके लिए, इसकी रिएक्शन यहाँ लिखते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसा इसका ग्राफ आना चाहिए। ठीक है, देखिएगा बहुत ध्यान से। AgNO3 में अगर आपने KCl मिलाया तो क्या रिएक्शन होगी? AgCl का प्रेसिपिटेट। इंटरेस्टिंग बात है कि आपके दो आयन पूरी तरह से खत्म हो रहे हैं, है ना, प्लस KNO3। आप सुनिएगा, KCl आप ब्यूरेट से मिला रहे हो, फ्रॉम ब्यूरेट। ठीक है, और ये नीचे ले रखा है आपने कंडक्टिविटी सेल में, इन कंडक्टिविटी सेल। तो सिल्वर आयन और नाइट्रेट आयन की आयनिक मोबिलिटी मतलब मजा तभी आता है जब H आयन और OH आयन है। तो कहने का मतलब सिल्वर आयन और नाइट्रेट आयन की कंडक्टिविटी कम रहती है, तो ग्राफ एकदम हाई से शुरू नहीं होगा। और अब ऊपर से आपने डाला KCl, ध्यान से सुनिएगा, KCl डाला तो KCl का Cl और यहाँ का Ag ये तो प्रेसिपिटेट आउट हो गया, तो नीचे सेटल हो गया। तो बेटा जब नीचे सेटल हो गया, आयन के फॉर्म में नहीं है तो मूव नहीं करेगा, आयनिक मोबिलिटी नहीं होगी, मतलब कंडक्टिविटी नहीं होगी। कहने का मतलब ये जो नीचे था और ये जो ऊपर से आया, इन दोनों ने एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब बचा क्या? ये पहले से था, ये पहले से था, इसकी वजह से जो कंडक्टिविटी आनी होगी इन दोनों की वजह से पहले से है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और बाहर से फ्यू ड्रॉप कर करके KCl मिला रहे हो, जैसे Cl आ रहा है Ag को पकड़ रहा है PPT। तो ये शुरू से प्रेजेंट है, बाहर से आ रहा है K+। आपका नुकसान क्या हो रहा है? जो नीचे आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया था वो सिल्वर नाइट्रेट लिया था, KCl के आने से आपका क्या नुकसान हुआ? आप कहोगे सर सिल्वर आयन कम हो गया हमारा, लेकिन सिल्वर आयन डिस्ट्रॉय हो गया, बट ऊपर से जो KCl, देखो सिल्वर कितना डिस्ट्रॉय होगा, इक्विवेलेंट तो 1:1 है मोलर रेशियो, तो 1 मोल सिल्वर नाइट्रेट
को प्रेसिपिटेट आउट कराने के लिए 1 मोल KCl लगेगा। तो जितना KCl ऐड करोगे उसी रेशियो में, ये मोलर रेशियो में सिल्वर का नुकसान होगा आपको। तो सिल्वर का नुकसान होगा तो कंडक्टिविटी कम होनी चाहिए, बट एक आयन मिल रहा है जिसपे आपका ध्यान नहीं। अब यहाँ HIN OHIN नहीं है कि बहुत हमारा मतलब प्रेस्टिजियस इशू बना हुआ है, यहाँ तो आपको इन्हीं आयन से काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। सिल्वर आयन का लॉस, हमारे कंडक्टिविटी जो थोड़ी बहुत थी वो किस वजह से थी? सिल्वर नाइट्रेट, उसमें का एक आयन प्रेसिपिटेट में डाल दिया, ऊपर से जो डाला उसका Cl भी चला गया, लेकिन हमें इस आयन का फायदा हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं मोलर कंडक्टेंस ऑफ Ag प्लस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस ऑफ K प्लस। तो नुकसान जितना हुआ उतना ही हमें मिल जा रहा है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। और जब एंड पॉइंट आ जाएगा, मतलब पूरा आपने सिल्वर निपटा दिया, उसके बाद अगर KCl डाला तो अब सॉल्यूशन में नाइट्रेट, ये तो गया पूरा सिल्वर, नाइट्रेट बचा हुआ है, ये भी आ गया, ये भी लॉस नहीं हो रहा, मतलब 3 आयंस की मोबिलिटी आएगी और कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। समझ गए? तो कांस्टेंट क्यों है समझे? बिकॉज मोलर कंडक्टेंस ऑफ सिल्वर आयन एंड K पॉजिटिव आयन ऑलमोस्ट सेम है, और वो डेटा सेम होने की वजह से जो ग्राफ है वो आपको ऑलमोस्ट कांस्टेंट दिख रहा है। लास्ट में बढ़ा क्यों? ड्यू टू जो नाइट्रेट तो थोड़ा बहुत पहले से है ही सॉल्यूशन में, इसके बाद बढ़ा क्यों? ये KCl की वजह से। मैं एक बार चेक करता हूं, इफ आई हैव द वैल्यू ऑफ लैम्डा m नॉट ऑफ फ्यू आयंस, तो मैं आपको वैल्यूज लिखवा देता हूं, आप चाहें तो याद रख सकते हैं। लिखिए नोट पॉइंट लिखो बेटा। वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m नॉट ऑफ फ्यू आयंस। देखिए आपको अभी आइडिया लग जाएगा। H आयन हियर लैम्डा m नॉट, लैम्डा m नॉट समझते हो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, और इधर आयन, इसका होता है 349.6, अप्रोक्सीमेटली 349.5। अब दूसरा जो सोडियम आपने अभी शुरू में देखे थे ना टाइट्रेशन, ये देखो ये कहाँ है? 50.1। वैल्यू याद नहीं रखनी है, बट आई विल रिकमेंड कि हाइड्रोजन और OH आयन का याद रखें। K पॉजिटिव, इसकी वैल्यू है 73.5। जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा ना, आयनिक मोबिलिटी उतनी कम होती, ठीक है ना। खैर काफी फैक्टर है उसके पीछे, आप जस्ट वैल्यू देखते जाइए। 119.0 मैग्नीशियम आयन, इसकी वैल्यू है 106, ठीक है। एनायंस में देखो OH माइनस सेकेंड हाईएस्ट दिखेगा आपको, अप्रॉक्स 200, 199.1, ठीक है। अब देखो दूसरा आयन क्लोराइड, इससे आपको जजमेंट लगेगा ये ग्राफ ऐसे क्यों आ रहे हैं। 76.3 देख रहे हैं। इसके बाद है आपका Br माइनस 78.1, एसिटिक एसिड CH3CO माइनस, इसका होता है 40.9, है ना। फिर एसीटेट सल्फेट आयन, इसका एक और लिख लीजिए, इसका होता है 160। तो ये कुछ आयंस का मैंने आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का डेटा बता दिया है। इसमें आई विल रिकमेंड यू कि आप एटलीस्ट किसका याद रखें बच्चों, H आयन, कभी पूछा जाए हाईएस्ट मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस H आयन एंड सेकंड हाईएस्ट OH आयन, यानी वाटर के आयंस को अच्छा खासा प्रिविलेज मिला हुआ है, ठीक है। और अब हम इस चैप्टर में जो लास्ट टॉपिक है उसे शुरू करेंगे। ये पहले आप अच्छे से नोट कर लो बेटा, ये आप लोगों को आना चाहिए। अब लास्ट टॉपिक है इस सेल का, इस टॉपिक का, वो है कोरोजन। रस्टिंग जानते हो ना, तब उसके बारे में थोड़ा सा रफ आइडिया दे देता हूँ, है ना। उसकी एक थ्योरी है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, वो समझ जाओ बस, उससे ज्यादा उसमें कुछ नहीं है, ठीक। चलिए अब लिखिए जरा कोरोजन समझते हैं, ठीक। कोरोजन व्हाट इज कोरोजन जानते हैं? किसी भी सब्सटेंस का कोरोजन, ऐसा नहीं मेटल्स का होता है, रबर का होता है, प्लास्टिक का होता है, किसी भी सब्सटेंस का एनवायरनमेंट में प्रेजेंट गैसेस, मॉइस्चर, इनकी वजह से
जो डिटीरिएशन होता है ना, जो सब्सटेंस है वो अनवांटेड सब्सटेंस में कन्वर्ट होने लगता है और धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगता है, उसको हम कोरोजन कहते हैं। रस्टिंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोरोजन, जिसमें आपका आयरन जो है मॉइस्चर और आपका एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि मॉइस्चर में डिजोल्व होकर कार्बोनिक एसिड बनाती है और मीडियम को एसिडिक करती है, जो कि एक्सेलरेट करता है कोरोजन को, ठीक है ना। तो कोरोजन का एक टाइप है रस्टिंग, जिसमें आयरन जो है वो ब्राउन कलर के पाउडर में कन्वर्ट होने लगता है, रस्ट जो है उसमें कन्वर्ट होने लगता है। ये प्रोसेस जो है कोरोजन कहलाता है। अब कोरोजन को कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले मॉइस्चर जितना ज्यादा होगा रस्टिंग फास्ट होगी, है ना। इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे आपने देखा होगा कि जब आप जैसे कूलर में पानी भरेंगे या जो बोर का वाटर होता है वो इतना हार्ड है, उसमें इतने सॉल्ट्स हैं कि आपको नॉर्मल टैप पे या कूलर की बॉडी में आपको स्केल जमती हुई नजर आएगी, ठीक है ना। यानी कोरोजन फास्ट होता है अगर इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है वाटर के अंदर। एक आयरन की नेल को सॉल्टी वाटर में रखो, प्योर वाटर में रखो, आप रेट ऑफ कोरोजन देख सकते हो, ठीक है ना। मॉइस्चर और एयर सपोर्ट करता है, वैक्यूम में रख दो कोरोजन नहीं होता, लेकिन ऐसे खुले में पड़े रहने दो, धीरे धीरे आयरन के ऑब्जेक्ट्स कोरोड होने लगते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि कोरोजन को अफेक्ट करते हैं। अब हम बचा कैसे सकते हैं कोरोजन से? कोरोजन से बचाने का बेस्ट आइडिया है पेंट कर दीजिए सरफेस को, ऑयल, ग्रीस या प्रॉपर एंटी रस्ट सॉल्यूशन से पेंट कर दीजिए, है ना। ये रहता है। दो तरीके से प्रोटेक्शन किया जाता है आयरन का। एक सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, उसमें क्या करते हैं, आयरन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल की लेयर लगा देते हैं, तो जो रिएक्टिव मेटल है वो सस्ती है, उसका कोरोजन होता रहे, अंदर आयरन बचा रहे। एक ये तरीका है, सैक्रिफाइस कर रहा है दूसरा मेटल। और एक होता है बैरियर प्रोटेक्शन। एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट मॉइस्चर है या जो भी फैक्टर्स हैं जो कोरोजन को एक्सेलरेट कर सकते हैं, उसके और आपके आयरन के बीच में बैरियर लगा दीजिए। एंटी रस्ट सॉल्यूशन है, ऑयल है, ग्रीस है, या लेस रिएक्टिव मेटल जैसे क्रोम प्लेटिंग, निकल प्लेटिंग, मैंने बताया था ना इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, वो कर दीजिए। तो इस तरीके से कोरोजन रोका जा सकता है, ठीक है। तो फटाफट कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं, फिर इसकी इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। देखो बेटा, कोरोजन देखिए प्लीज। द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल, द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स into undesirable compound bracket में usually oxides, the process of slow conversion of metals into undesirable compounds within bracket usually oxides by reaction with moisture and other gases, by reaction with moisture and other gases present in atmosphere is called corrosion. Present in atmosphere is called corrosion. For example, rusting of iron. ये एक टाइप का एग्जाम्पल है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ काइंड ऑफ कोरोजन। फिर देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन। नंबर 1, प्रेजेंस ऑफ इंप्यूरिटीज। अगर आयरन के अंदर इंप्यूरिटी है ना तो उसकी रस्टिंग फास्ट होती है, प्योर आयरन रस्ट नहीं होता है? तो प्रेजेंस ऑफ इंप्यूरिटीज में लिखिए डैश करके, इट एक्सेलरेट कोरोजन, ब्रैकेट में लिखो, प्योर आयरन डज नॉट रस्ट, प्योर आयरन डज नॉट रस्ट, ठीक है। प्योर आयरन डज नॉट रस्ट। सेकेंड लिखो, प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। ये तो जैसे बारिश के टाइम में आप देखोगे कोरोजन फास्ट होता है। प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर लिखिए, इट एक्सेलरेट कोरोजन। एविडेंस लिख लो ब्रैकेट में, आयरन डज नॉट रस्ट इन वैक्यूम। थर्ड फैक्टर, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इसमें भी लिखो डैश करके, इंक्रीजेस रेट ऑफ कोरोजन। ब्रैकेट में लिखो एविडेंस, आयरन रस्ट फास्टर इन सलाइन वाटर देन इन प्योर वाटर। आयरन रस्ट फास्टर इन सलाइन वाटर देन इन प्योर वाटर, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कैसे रोक सकते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। नंबर 1, बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन में एटमॉस्फेयर और आयरन के बीच में हम बैरियर लगा देते हैं, ठीक है। बैरियर प्रोटेक्शन में इट इज डन बाय नंबर 1, painting the surface, number 1, painting the surface, number 2, coating the surface with oil or grease, coating the surface with oil or grease. Third, by electroplating iron with some non-corrosive metals. ऐसा मेटल मत लगा देना यहाँ पे कि उसका ही कोरोजन होने लगे, वो सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन होता है।
by electroplating iron with some non-corrosive metals like nickel, chromium, etc. तो ये फर्स्ट हो गया बैरियर प्रोटेक्शन. सेकंड रहेगा सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन. फर्स्ट बैरियर प्रोटेक्शन जिसमें हम बैरियर लगाते हैं, सेकंड सैक्रिफिशियल. नेम में ही आंसर है. एक ऐसे मेटल की कोटिंग कर दो जैसे आयरन है, इसके ऊपर आपने कोटिंग किसकी की हुई है वो इंपॉर्टेंट है. कोटिंग ऐसी कर दी जो कि खुद कोरोड नहीं हो रहा है तो बैरियर है, और खुद कोरोड होने लगे तो सैक्रिफाइस है. वो आयरन के लिए सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है, उसको सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन कहते हैं. ओके, नोट करें. तो सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, देखिए, इन दिस मेथड द सरफेस ऑफ आयरन इज कवर्ड बाय या कोटेड विथ मोर रिएक्टिव मेटल सच एज जिंक. बड़ी फेमस प्रोसीजर है, आपको पता होगा. मोर रिएक्टिव मेटल सच एज जिंक, और इस प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, है ना, गैल्वेनाइजेशन. ठीक है. तो कोटिंग, ये भी जेईई मेंस में आया हुआ है, कोटिंग ऑफ आयरन सरफेस विद द हेल्प ऑफ जिंक इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द कोरोजन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन. नोट पॉइंट देखिए, galvanized iron sheets maintain their shine due to formation of a thin layer of basic zinc carbonate ZnCO3 dot zinc hydroxide. ये जो जैसे आप आयरन की शीट पे जिंक की कोटिंग की, अब जिंक एक्सपोज हो रहा है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, मॉइस्चर है ना, तो इनसे रिएक्ट करके, एयर है, उनसे रिएक्ट करके बेसिक जिंक कार्बोनेट बन जाता है, जिसकी वजह से आयरन की जो शीट है, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स में भी आपको एक प्रॉपर शाइन नजर आएगी. ठीक है. दिस बेसिक जिंक कार्बोनेट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ जिंक विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर. ठीक है. नेक्स्ट मेथड देखिए, ये बड़ा कॉमन है, सबसे ज्यादा यूज होता है घरों में, बाय यूज ऑफ एंटी रस्ट सॉल्यूशन. एंटी रस्ट सॉल्यूशन, जैसा कि मैंने आपको कहा कि रस्टिंग में जैसे वाटर और CO2 है, CO2 डिजोल्व होकर कार्बोनिक एसिड बनाएगी H2CO3 और ये H देगा. तो ये जो H होता है ये एक्सेलरेट करता है कोरोजन को. तो एंटी रस्ट सॉल्यूशन जो होता है वो बेसिक सॉल्यूशन होता है, उसका काम है वहां से जो OH मिलेगा वो सबसे पहले इस H को ट्रैप करता है, और जैसे ही H ट्रैप हो जाएगा तो कोरोजन का काम खत्म है, कोरोजन को स्टॉप कर देगा. तो देखिए एंटी रस्ट सॉल्यूशन, the alkaline solution of some phosphates, alkaline को underline करना, the alkaline solution of some phosphates and chromate salts act as anti-rust solution. Their alkaline nature prevent availability of H ion. Their alkaline solution prevent availability of H ion and thus arrest corrosion. Arrest corrosion मतलब corrosion को रोक देता है. अब कोरोजन का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन वो सभी बच्चों को आना चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन या रस्टिंग. ये सबको आना चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन. इसमें क्या होता है सुनिए, जैसे जो कोई मान लो ये आयरन का पीस है, इस पे रस्टिंग की स्टडी करनी है, तो इसमें जो प्योर आयरन है, ठीक है, एनोड जो होता है एक सेल कंस्ट्रक्ट होता है, एंड अभी मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा. रस्टिंग में जो सेल कंस्ट्रक्ट होता है उसका ईएमएफ डैनियल-सन से भी ज्यादा है. कितना वोल्टेज हम वेस्ट कर रहे हैं देखो. एनोड जो है यहाँ प्योर आयरन, जो प्योर आयरन होता है वो एनोड की तरह बिहेव करता है. यहाँ पे कैथोड जो इम्प्योरिटी है, मतलब इम्प्योर सरफेस, आयरन का जो इम्प्योर सरफेस हो कैथोड है, और इलेक्ट्रोलाइट जो होगा मॉइस्चर है ना, जो मॉइस्चर है यानी कि वाटर, मॉइस्चर कंटेनिंग डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अब इसमें सेल रिएक्शन कैसे होती है वो देखो. सबसे पहले एनोड पे क्या होगा बेटा बताओ. एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन में आपका Fe solid will convert to Fe2 positive plus 2 इलेक्ट्रॉन. और यहाँ पे इसका जो E0 है इस रिएक्शन का, ठीक है, वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ कि E0 की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है. ये आपको दिया जाएगा अगर न्यूमेरिकल आता है 0.44 वोल्ट. ऑक्सीडेशन रिएक्शन के आगे लिखा है मतलब ऑक्सीडेशन का
44 वोल्ट। और कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी? कैथोड पे आपका जो मॉइस्चर है ना, आपका H2O, वो जैसे मैंने बताया था ना इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे, वो आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो जैसे वाटर फॉर्म होगा, देखिए 2H पॉजिटिव, वो कहाँ से आया? CO2 वाटर में डिजोल्व हो, 2H पॉजिटिव प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2। ये रिडक्शन रिएक्शन है वाटर की फॉर्मेशन की। और यहाँ पे E0 मैंने शायद बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में 1.23 वोल्ट होता है। तो नेट सेल रिएक्शन लिखो जरा इसमें। नेट सेल रिएक्शन क्या होगा बेटा? Fe सॉलिड प्लस 2H पॉजिटिव प्लस हाफ O2 गिव्स, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, गिव्स Fe2 पॉजिटिव प्लस H2, ठीक। और EMF कैसे निकलेगा? E0 ऑफ सेल, जिस सेल में ये रिएक्शन हो रही होगी उसको कैसे निकालोगे? E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ कैथोड एनोड कैसे, वैसे तो सामने लिखा हुआ है तो ट्रिक की जरूरत नहीं है, वैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि एनोड कैथोड कैसे पहचानते हैं। अब देखिए जरा, इस फॉर्मूले की एक लिमिटेशन है जो हर बच्चा जानता है, और वो लिमिटेशन क्या है कि दोनों जगह SRP लिखना है। ये दिया है SOP, तो इसका साइन बदल देंगे। कैथोड कौन है बेटा? ये, तो ये तो SRP ही दिया हुआ है 1.23 माइनस माइनस ऑफ 0.44, तो कितना आएगा? 1.67 वोल्ट। तो रस्टिंग में जो सेल कंस्ट्रक्ट होती है उसका EMF अगर कभी पूछा जाए तो आपका आंसर होगा 1.67 वोल्ट। जेई एडवांस में एक बार इसका, वैसे E0 देते हैं वो, IIT वाले ज्यादा मेमोरी पे नहीं रहता उनका। डेल्टा जी पूछ लिया था उन्होंने इस रिएक्शन का, तो डेल्टा G0 इक्वल टू क्या होता है? माइनस NFE0, है ना, तो माइनस N2 है इंटू 96500 इंटू E0 1.67, तो इसको इंटू कर लीजिए, इतना जूल आ जाएगा। अगर आपसे फ्यूचर में हो सकता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मांग ले, तो log base 10 Kc E0 इंटू N अपॉन 0.0591, यही होता है फॉर्मूला। E0 कितना है? 1.67 इंटू N2 अपॉन 0.0591। जरा इसको सॉल्व करके देखिए कैलकुलेटर पे कि ये क्या आता है, प्लीज चेक इट। ये आ जाएगा आपका, जस्ट अ मोमेंट प्लीज, 1.67 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 0.0591, 56.5, एक बार आप देख लेना इसको 5, तो K क्या आ जाएगा? 10 to the power 56.5, यानी 10 to the power 56 इंटू 10 to the power 0.5 log 3.477 होता है, मतलब ये वैल्यू अराउंड 3.2 के आसपास आएगी। अब इतना हाई Kc की वैल्यू क्या बताती है कि मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड भाग रहा है, तो कोरोजन की रिएक्शन हाईली स्पॉन्टेनियस होती है, डेल्टा जी बहुत ज्यादा नेगेटिव है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ये सजेस्ट करती है कोरोजन। इसलिए तो आयरन आपने देखा है ना, कोरोड होकर जल्दी जल्दी खराब हो जाता है अगर हमने प्रिवेंशन नहीं दिया, है ना, प्रोटेक्शन अगर नहीं दिया तो आपका आयरन खराब हो जाता है। तो ये जो सेक्शन है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इस पे क्वेरी हो सकती है, पूछा जा सकता है कोई भी डेटा। अदरवाइज बहुत कॉमन सेंस है बेटा कि रस्टिंग क्या है, कैसे बचाते हैं रस्टिंग, रोज तो घरों में देख रहे हो कैसे रस्टिंग बचाते हैं, ठीक है ना। रस्टिंग आप देख रहे हो कि अगर बोर वाटर है तो आपका टैप या जो भी इमर्सन रॉड है, गीजर की रॉड है, या जो भी एक्सपोज हो रहा है उस पानी पे, वो खराब हो रहा है ना। यहाँ पे एक और छोटी सी बात आप लोग लिख लेना, जो आपने रिएक्शन में देखा कि जो ये फेरस आयन बना, ये फेरस आयन सरफेस पे आता है आयरन के, और वहां आके फर्दर ऑक्सीडाइज होता है फेरिक आयन में, एंड देन रस्ट बनता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और लिख लीजिएगा, फॉर्मूला ऑफ रस्ट Fe2O3.XH2, फॉर्मूला ऑफ रस्ट, ब्राउन कलर्ड पाउडर, पाउडरी सब्सटेंस, ब्राउन कलर पाउडरी सब्सटेंस, आयरन यहाँ पे +3 स्टेट में, तो फॉर्मूला ऑफ रस्ट जरूर लिख लीजिए Fe2O3.XH2, ठीक है। ये फेरस जो बना ये सरफेस पे आके फर्दर ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज होकर फेरिक में बदलता है, एंड देन ये आपका फेरिक ऑक्साइड .XH2 वाटर क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो ये पोर्शन मैंने बता दिया। जेई एडवांस में एक बार ये दोनों सेल रिएक्शन दी गई थी,
और उनसे उसने पूछा कि इससे जो रिएक्शन होगी उसका डेल्टा जी बताओ, तो ये रहा डेल्टा जी की वैल्यू, ये वाली है ना, ये आ जाएगी। अच्छा एक चीज और ध्यान दें, जैसे मान लो ये दो रिएक्शन एनोड कैथोड हमें मालूम नहीं है, सिर्फ ये रिएक्शन लिख के दे दे, आयरन का ई नॉट दे दे और दोनों का एसआरपी दे दे, मान लो आयरन का भी एसआरपी और ये वाली रिएक्शन का भी एसआरपी, और आपको एनोड कैथोड पहचाना, तो ध्यान रखना एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग एजेंट का होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है, तो जो टेबल में ऊपर होगा, आप कहोगे सर टेबल याद रखें, जी नहीं, बस इतना तो पता है ना कि टेबल में जो ऊपर होता है उसका एसआरपी नेगेटिव होता है, मतलब जिसका एसआरपी जितना नेगेटिव उसके एनोड बनने की प्रोबेबिलिटी उतनी हाई। जैसे यहाँ देखो ये एसओपी दिया था तो इसका एसआरपी नेगेटिव हो गया, तो ये देखो ये एनोड है और इसका एसआरपी पॉजिटिव है, तो दो वैल्यू दी है, मान लीजिए दोनों नेगेटिव है, तो मोर नेगेटिव एनोड लेस नेगेटिव कैथोड, दोनों पॉजिटिव है, तो जो मोर पॉजिटिव है वो कैथोड, जितना नीचे कैथोड जितना ऊपर एनोड। बस इस ट्रिक से आप एनोड कैथोड पहचानिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाइए, बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक है। कभी कभी हो जाता है कि जैसे उसने दो स्पीसीज दिए, दो एलिमेंट्स दिए, मान लो एक का ई नॉट कह रहा है एसआरपी बोल रहा है, एक का एसआरपी बोल रहा है मान लो प्लस 1.23 वोल्ट और दूसरे का एसआरपी बोल रहा है मान लीजिए प्लस 1.01 वोल्ट, ठीक है। तो अब आपको तुरंत पहचान जाना चाहिए कि ये एनोड है और ये कैथोड है। ऐसे ही अगर पेपर में मान लो ई नॉट दे दिया, एसआरपी होना चाहिए माइंड इट, एसओपी दिया है साइन चेंज करो, ई नॉट अगर मान लो दिया हुआ माइनस 1.23 वोल्ट और दूसरा ई नॉट दिया हुआ है माइनस 2.10 वोल्ट, तो अब ये ऊपर हो गया ना ज्यादा नेगेटिव यानी कि एनोड और ये कैथोड। ये आपकी बहुत हेल्प करेगा, जो कंसेप्ट मैंने अभी बताया है वो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में वरदान साबित होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान सी ट्रिक है, लेकिन मालूम है तो न्यूमेरिकल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, नहीं तो बच्चे एनोड कैथोड ही नहीं पहचान पाते। जब तक एनोड कैथोड नहीं पहचानोगे तब तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्या ये बात सही है? ठीक है, तो ये बेटा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक कंप्लीट हुआ। ओके, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके क्वेश्चंस मैंने काफी करा दिए इस चैप्टर में, आप और सॉल्व कीजिए। कोई डाउट आता है प्लीज send your doubts to me. I'll definitely help you to crack them. Okay, so thank you very much for being with me for today. God bless you all. See you soon. Thank you.